नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। द बोनस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। जीवन भर की कमाई और संपत्ति हर व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन जब यही संपत्ति विवाद में फंस जाए तो न केवल परिवार टूटता है बल्कि सालों की मेहनत भी मिट्टी में मिल जाती है। एस्टेट प्लानिंग इसलिए जरूरी है ताकि आपकी संपत्ति सही हाथों तक पहुंचे और आपकी इच्छा का सम्मान हो। लेकिन टाटा ग्रुप जैसे बड़े घराने के ट्रस्ट में ही जब विवाद उठता है तो आम परिवारों के लिए ये सवाल और अहम हो जाता है, आखिर ट्रस्ट में भरोसा कैसे बनाए रखें। तो देखिए, आज के शो में हम क्या जानेंगे, क्या हम बात करने वाले हैं, वो सबसे पहले जान लीजिए। एस्टेट प्लानिंग क्यों है हर परिवार की जिम्मेदारी, ये हम अपने इस प्रोग्राम में जानेंगे कि ट्रस्ट संपत्ति की सुरक्षा या विवाद की शुरुआत है, तो ये भी जानेंगे। वहीं इसके बारे में भी बात करेंगे कि टाटा ट्रस्ट विवाद से क्या सीख सकते हैं आप और इसको किस तरीके से आप देखते हैं, कि क्या आपको इससे सीख मिलती है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। वहीं ट्रस्ट में पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, ट्रस्ट में किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी होती है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी हम हासिल करेंगे। वहीं क्या ट्रस्ट से किसी सदस्य को हटाना कानूनी है, तो इसके बारे में भी विस्तार से जानकारी। और देखिए, आखिर में हम बात यह भी करेंगे कि ट्रस्ट में फंड हेराफेरी पर क्या है कानूनी प्रावधान। तो फंड में अगर हेराफेरी अगर हो गई किसी तरीके से तो कानूनी प्रावधान क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। देश के सबसे पुराने और जाने माने उद्योग समूह टाटा में ट्रस्ट को लेकर विवाद सामने आया है। जानिए, ट्रस्टी के बीच टकराव ने एस्टेट प्लानिंग के मॉडल पर कैसे नए सवाल खड़े कर दिए। पिछले साल रतन टाटा के निधन के बाद नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का प्रमुख बनाया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में ट्रस्ट के अंदर मतभेद खुलकर सामने आ गए। नोएल टाटा और उनके करीबी ट्रस्टी ने महली मिस्त्री को ट्रस्ट से बाहर कर दिया। महली मिस्त्री रतन टाटा के भरोसेमंद माने जाते थे। इस फैसले से ट्रस्ट की कार्यशैली, पारदर्शिता और सदस्यता को लेकर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। आखिर ट्रस्ट के अंदर किसी को हटाने का अधिकार किसे है और क्या इसका कोई कानूनी प्रावधान है? ये केस ट्रस्ट की गवर्नेंस के लिए अहम नजीर बन गया है। तो आज इसी टॉपिक पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं नेक्स्ट-जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के फाउंडर डायरेक्टर डॉक्टर दीपक जैन जी, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आपको एस्टेट प्लानिंग करनी चाहिए और इस टॉपिक के बारे में भी हम विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। एक बार मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर जैन देश के जाने माने एस्टेट प्लानर हैं, जो पिछले 2 दशकों से परिवारों को ट्रस्ट, वसीयत और उत्तराधिकार योजना पर सलाह दे रहे हैं। तो चलिए विस्तार से सर के साथ चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ाते हैं। सर, सबसे पहले तो सवाल मेरा यही कि रतन टाटा के निधन के बाद टाटा ट्रस्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, विवाद काफी ज्यादा ये गहरा गया है। इस ट्रस्ट को लेकर विवाद की आखिरकार क्या जड़ है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? तो बेसिकली ये जो कंट्रोवर्सी है, ये एक रिसेंट चेंज आया महाराष्ट्र ट्रस्ट एक्ट में, पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, जिसमें उन्होंने नंबर ऑफ लाइफ टाइम ट्रस्टीज पे कैप लगाया। तो पहले कोई कैप नहीं थी, आप किसी भी ट्रस्टी को लाइफ टाइम ट्रस्टी, आजीवन ट्रस्टी बना सकते थे। जैसे उन्होंने वो कैप लगाई तो आपको चूज करना पड़ा कि कौन लाइफ टाइम रहेगा, कौन लाइफ टाइम नहीं रहेगा। तो जब नोएल टाटा के पास उस ट्रस्ट की बागडोर चली गई तो उन्होंने महली मिस्त्री की मेंबरशिप को रिन्यू नहीं करा, ट्रस्टीशिप, और वही कंट्रोवर्सी हुई कि भाई एक व्यक्ति है जिसको रतन टाटा इतना वो करते थे और आपने उसको ट्रस्टीशिप कंटिन्यू नहीं करा। बट ट्रस्ट स्ट्रक्चर अभी भी होल्ड करता है एंड इट्स रनिंग फाइन फॉर टाटास। कंट्रोवर्सी इज डिफरेंट थिंग, बट क्या वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो उस ट्रस्ट का है, to protect assets, to run the business smoothly, to do charitable work, वो तो अभी भी चल रहा है और उसमें बिल्कुल सुनियोजित तरीके से चल रहा है। उसमें कोई नहीं है और ये चल खाली इसलिए रहा है क्योंकि ये ट्रस्ट है, राइट? अगर ये ट्रस्ट नहीं होती तो आप सोच सकते हैं क्या क्या हो सकता है। बिल्कुल। तो सर, अब आखिरकार इसमें किस तरीके के और कैसे जो विवाद हैं ट्रस्ट को लेकर वो पैदा हो सकते हैं? ये तो अब इसमें 2 ग्रुप्स बन गए हैं, एक वो शपूर जी वाला ग्रुप है, एक टाटा का ग्रुप है।
उनमें आपस में कंट्रोवर्सी है कि बोर्ड मेंबर्स में कौन जाएगा, कंपनीज के बोर्ड को कौन रिप्रेजेंट करेगा, और तो वो कंट्रोवर्सी प्ले आउट हो सकती है पब्लिक में भी और इंटरनली उसमें, जिसकी हो सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कंपनीज को नुकसान हो जाए. जी But knowing Parsis as they are, I think business interest will prevail over any controversy they have. तो अल्टीमेटली जो जहाँ जहाँ बिजनेस का फायदा होगा ये लोग उस पर जरूर काम करेंगे. बिल्कुल सर, एस्टेट प्लानिंग का जो प्रोसेस हम देखते हैं कि वो काफ़ी लंबा चौड़ा है। अब ऐसे में ट्रस्ट की भूमिका इसमें किस तरीके से रहती है? तो जो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट है वो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें आप कई चीजें सुनिश्चित कर सकते हैं जो नॉर्मली किसी और इनहेरिटेंस के स्ट्रक्चर से आप नहीं कर पाते. राइट? पहला, आप एसेट्स को प्रोटेक्ट कर पाते हो, प्रोटेक्ट कर पाते हो, सुरक्षित कर पाते हो. किन किन चीजों से सुरक्षित कर पाते हो? बहुत सारी चीजों से सुरक्षित कर पाते हो. राइट? एक है सेपरेटिंग स्पाउसेस. अगर आपका अपनी पत्नी या पति से विवाद हो जाए तो एलिमनी क्लेम से सुरक्षित कर पाते हो. आपके बच्चों का अपने पति या पत्नी से भी कोई विवाद हो जाए तो उसको ये एलिमनी क्लेम में नहीं आता ट्रस्ट का एसेट. फिर आप एश्योरेंस ऑफ इनहेरिटेंस एश्योर करते हो. ओके, अगर मुझे संपत्ति अपनी अगली पीढ़ी तक पहुंचानी है, मेरे पे 3 ऑप्शंस है. एक, मैं बिना कुछ करे चला जाऊं तो लॉ के हिसाब से बटेगा. राइट? विच इज, जो कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि लॉ को आपकी परिवार की जरूरत का पता नहीं है, आपकी इच्छा की जरूरत का पता नहीं है, वो तो सेम है. दूसरा है विल. तो आप विल बनाकर भी अपनी संपत्ति को अगली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हो. पर विल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है. मेजर प्रॉब्लम क्या है कि ये चैलेंजेबल है. कोई भी दुनिया में ऐसी विल बनी ही नहीं जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता. जी दूसरा, विल में जब आप एक संपत्ति किसी को दे देते हो तो उसके बाद इस संपत्ति के साथ क्या होगा, आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है. क्या होगा और किसके पास जाएगी आप तय नहीं करेंगे, वो व्यक्ति तय करेगा जिसको भी संपत्ति मिल गई. तीसरा, विल में आप एसेट कंट्रोल छूट जाता है. राइट? आपने कहा मेरी वाइफ को इतने पैसे दे देना, मेरी ये संपत्ति दे देना. अब ये संपत्ति वाइफ इसको कैसे इस्तेमाल करे और कैसे इस्तेमाल ना करे, ये वाइफ की इच्छा है. राइट? तो ये सब जो कमियां हैं विल की, ये ट्रस्ट ओवरकम कर देता है. क्योंकि ट्रस्ट में मैं वो कंडीशन सेट कर देता हूं कि मैं जब तक रहूंगा तब तक ऐसे होगा, जब तक मेरी पत्नी रहेंगी तब तक ऐसे होगा, जब हम दोनों चले जाएंगे तब ऐसे ऐसे होगा. तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंट्रोल को कंटिन्यू कर रहा हूं अपने जाने के बाद. राइट? तो ये सबसे बड़ा फायदा है ट्रस्ट का एस्टेट प्लानिंग में. एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई इंडिया में जगह ऐसी हैं जहां विल का प्रोबेट कंपलसरी है. प्रोबेट मतलब कि कोर्ट को विल को सर्टिफाई करना पड़ेगा तभी विल इंप्लीमेंट होगी. पर अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रस्ट के थ्रू आती है उसको प्रोबेट की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली चली जाएगी बच्चों में. इस तरीके की जो चीजें हैं जो आपके बाद प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, उनको मैं अवॉइड करके ओवरकम कर सकता हूं थ्रू अ ट्रस्ट स्ट्रक्चर. इसीलिए ट्रस्ट इंडिया में धीरे धीरे पॉपुलर होती जा रही है. बिल्कुल सर, अगर किसी के ऊपर फेथ ही नहीं है तो मेंबर को किस तरीके से ट्रस्ट में से हटा सकते हैं? इसको लेकर क्या प्रोसेस है, क्या कानूनी प्रावधान है इसका? ये सब डिपेंड करता है आपने ट्रस्ट डीड कैसे बनाई. पहली चीज तो ट्रस्ट डीड में किसको अधिकार दिया है ट्रस्टी को हायर और फायर करने का, किस स्थिति में एक ट्रस्टी को निकाला जा सकता है अदर ट्रस्टी से. और इसमें हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. राइट? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपकी इच्छा है. जैसे कि सपोज मैंने कहा आप दोनों के बाद, हस्बैंड वाइफ के बाद, आपका बच्चा ट्रस्टी बन जाएगा अलोंग विद वन आउटसाइड ट्रस्टी. राइट? अब हो सकता है मैं आपके बच्चे को पावर दे दूं कि इस ट्रस्टी को जब चाहे वो अपॉइंट करे, जब चाहे रेजिग्नेशन ले ले या उसको रिमूव कर दे. राइट? इसके कुछ फायदे भी हो सकते हैं, इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. राइट? तो नुकसान क्या है कि हो सकता है इसकी ये कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मेरा बच्चा ये इसे रोक रहा हो, इसको निकाल दे. बिल्कुल. राइट? और फायदा क्या हो सकता, फायदा क्या है कि कल को ये ट्रस्टी कुछ गलत काम कर रहा हो तो मेरा बच्चा उसे निकाल सकता है. राइट? पर हमें ये बैलेंस क्रिएट करना होगा कि
क्या फ्रीडम अपने बच्चे को दूं या अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दूं, क्या फ्रीडम ले लूं, और वो एक अच्छा ट्रस्ट डीड राइटर क्रिएट कर देगा आपके लिए ना। दुनिया में एक चीज नहीं पॉसिबल, वो है परफेक्ट विल और परफेक्ट ट्रस्ट। इम्पॉसिबल, क्योंकि एक फ्यूचर प्लानिंग है, फ्यूचर अनसर्टेन है। पर अगर फ्यूचर अनसर्टेन है तो उसमें सर्टेनिटी अगर आपको लानी है तो आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे, जिससे कि मैं जो वर्स्ट हो सकता था उसको बचा लूं, जो बेस्ट हो सकता था शायद उसे ना कर पाऊं, पर वो जो बीच का रास्ता है वो निकल जाता है। राइट। तो अगर आप मुझसे कहते हैं कि भाई मुझे अपनी ट्रस्ट में कितना कंट्रोल देना चाहिए, कितना कंट्रोल छोड़ देना चाहिए, क्या बाउंड्रीज होनी चाहिए, क्या फ्रीडम होनी चाहिए, ये बैलेंस है। ये बैलेंस है। आप कोई ऐसी ट्रस्ट नहीं बना सकते जो हर समय परफेक्ट ही हो। पर आप पे सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? आप बिना बनाए चले जाओ, तो वो तो वर्स्ट है, फिर तो आपने कुछ किया ही नहीं। राइट। तो डिसीजन लेना और एक अच्छे एस्टेट प्लानर को इन्वॉल्व करना इस प्रोसेस में, जो कि आपको बताएगा कि ये चीजें हो सकती हैं फ्यूचर में। अगर आपने इस स्थिति में ये डिसीजन लिया, इसके प्रोज ये हैं, कॉन्स ये हैं, इसका फायदा ये हो सकता है, ये नुकसान ये हो सकता है, फिर आप चूज करो मुझे क्या फायदे ज्यादा प्रिय है नुकसान से, तो मैं करूंगा। अगर मुझे लगता है नुकसान मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम है फायदे से, तो मैं नहीं करूंगा। तो इसमें एक अच्छे सलाहकार की जरूरत है वाइल क्रिएटिंग द ट्रस्ट, जिसने ऐसी बहुत सारी ट्रस्ट बनाई है और उनको प्ले होते हुए देखा है, काम करते हुए देखा है, तो उसे पता है कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल। तो सही सलाहकार की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सर, चेयरमैन या ट्रस्टी फंड की अगर हेराफेरी करें तो किस तरीके से कार्रवाई होती है? इसके अलावा अगर ट्रस्ट में किसी तरीके की गड़बड़ी देखने को मिल जाए तो उसकी शिकायत सर फिर कहाँ करें? तो जो इंडियन पिनल कोड है, आईपीसी, जो पहले था, जी। उसमें एक सेक्शन 405 है ऑन ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। उसमें क्रिमिनल केस हो सकता है ट्रस्टी पे अगर वो कुछ हेरा फेरी करे, जिसकी मिनिमम इम्प्रिजनमेंट 3 साल है। अब बीएनएस में ये सेक्शन हो गया 316। राइट। तो क्रिमिनल लायबिलिटी है ऑफ द ट्रस्टी, और जिसके पास ये संपत्ति का कंट्रोल है, चाहे वो चेयरमैन हो या ट्रस्टी हो, अगर वो इससे कुछ हेरा फेरी करता है तो ही कैन बी पुट बिहाइंड द बार्स, उसको जेल हो सकती है। और इसकी कंप्लेंट कौन कर सकता है? बाकी ट्रस्टीज कर सकते हैं, बेनिफिशियरी कर सकते हैं। राइट। तो आप पे पूरा अधिकार है, सिविल कोर्ट में जाकर आप पैसे को रिकवर कर सकते हैं जो हेराफेरी से लिया गया है, और क्रिमिनल कोर्ट में जाकर आप इस व्यक्ति को सजा का प्रावधान है। तो इसलिए चेयरमैन या ट्रस्टी अगर कोई हेरा फेरी करे तो उनको डर लगता है कि हमारे ऊपर ये कार्रवाई हो सकती है। राइट। तो ये प्रावधान है। बिल्कुल। तो ये जो प्रावधान हैं वो दिए गए हैं और इस पर कानूनी कार्रवाई जो है वो भी हो सकती है। सर, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट और कॉर्पोरेट ट्रस्ट में किस तरीके का अंतर है, क्या डिफरेंसेस हैं सर? देखिए, एक होती है प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट, जी। उसमें या तो आपके पर्सनल एसेट हो सकते हैं या बिजनेस एसेट हो सकते हैं। राइट। अगर उसमें आपके पर्सनल एसेट है तो आपसे प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट ही बोलते हैं। अगर बिजनेस एसेट है तो आपसे कॉर्पोरेट ट्रस्ट या बिजनेस ट्रस्ट बोल सकते हैं। राइट। जनरली हम बिजनेस और पर्सनल एसेट को सेम ट्रस्ट में नहीं डालते, और उसका एक कारण है, मूलभूत कारण है। और कारण क्या है? जो रिस्क आएगा वो बिजनेस से आता है ज्यादातर, और मैं नहीं चाहता बिजनेस भी वही चीज ओन करे जो मेरे पर्सनल एसेट ओन करे, क्योंकि प्रमोटर की लायबिलिटी ज्यादा होती है देन एनी अदर पर्सन। तो अगर मैंने ट्रस्ट को ही प्रमोटर ना, सपोज मैंने एक बिजनेस कर रहा हूँ, उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स मेरी ट्रस्ट में, और उसी ट्रस्ट में मेरा घर, मेरे म्यूचुअल फंड, मेरी इंश्योरेंस, सब कुछ उसी ट्रस्ट में। अब इस बिजनेस का जो रिस्क आएगा वो तो बाकी एसेट्स में ट्रांसफर हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो अच्छा क्या तरीका है? मैं अपने पर्सनल एसेट्स की एक सेपरेट ट्रस्ट बनाऊं और बिजनेस एसेट्स की अलग ट्रस्ट बनाऊं। और इससे क्या होगा, अगर बिजनेस में रिस्क आया तो वो बिजनेस वाली ट्रस्ट में सीमित हो जाएगा और मेरे पर्सनल एसेट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरा बिजनेस तो हो सकता है कि कल को खराब हो जाए और मुझे वहां पे घाटा हो जाए, पर वो घाटा जो है वो लेनदारों के पास नहीं पहुंचेगा, जो मेरे पर्सनल एसेट्स तक नहीं पहुंच पाएंगे।
और ये कितनी बड़ी सुरक्षा है कितने सारे बिजनेसमैन के लिए बिल्कुल। कि जो हमने पर्सनल गारंटीज दी हैं, जो हमारे वेंडर्स की पेमेंट होंगे, ये सब सिक्योर्ड रहेंगे इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग गोइंग रॉन्ग। ये मेरे पर्सनल एसेट तो सिक्योर रहेंगे, मेरी परिवार की और मेरी सुरक्षा सुनिश्चित है। बिल्कुल। तो यानी कि सर बिजनेसमैन को यही सलाह आप देंगे कि जो आप अलग से एक ट्रस्ट बनाएं और दूसरा आप यानी कि बिजनेस के अलग से ट्रस्ट बनाएं और जो आपके पर्सनल एसेट्स हैं उसके लिए आप अलग से ट्रस्ट बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल यही सलाह है। बिल्कुल सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले हम देखिए ये जान लेते हैं कि आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल होंगे और लेकिन सवाल पूछने का तरीका क्या है वो हम बता देते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने का, सवाल अपना पूछने का। देखिए आपको एस्टेट लिखना है और उसके बाद आपको व्हाट्सएप पर अपना जो क्वेश्चन है वो टाइप कर देना है और 9354027995 पर आपको भेज देना है। इसके अलावा आप YouTube के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और YouTube पर आपको हमने जो नंबर है वो मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर दीपक जैन का, आप वहां से उनका नंबर भी ले सकते हैं, डायरेक्ट उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब अमर उजाला द बोनस के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं। उनमें से कुछ सवालों को अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल कर लेते हैं। कानपुर से अंकित यादव का सवाल है कि अगर परिवार में ट्रस्ट के सदस्यों में मतभेद हो जाए तो सुलह का रास्ता क्या है। सर, इससे पहले हमने ये जाना था कि अगर किसी तरीके का कोई मतभेद हो तो मेंबर को किस तरीके से अलग किया जा सकता है, आपने बताया था, लेकिन अब क्या सुलह का भी किसी तरीके का कोई रास्ता है? जनरली एक अच्छी ट्रस्ट में मीडिएशन का क्लॉज होता है कि कल को हमारे इनमें आपस में विवाद हो तो ये तरीका है इस विवाद को सुलझाने का। जैसे हम कहेंगे कि भाई जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हम उसको 30 दिन के लिए डिस्कस नहीं करेंगे, 30 दिन बाद दोबारा ट्रस्टीज की मीटिंग होगी और वो फिर दोबारा इस पे विचार करेंगे। फिर हम कहेंगे हम एक आउटसाइड पर्सन को मीडिएटर बना के लाएंगे और वो हम दोनों पक्षों को सुनेगा जहाँ पे कंट्रोवर्सी है और उसका निर्णय फाइनल होगा। हम इसमें कोर्ट की इंटरफेरेंस की भी प्रावधान डाल सकते हैं और ये स्टेजेस में होगा। पहला रास्ता अपनाएंगे, फिर दूसरा अपनाएंगे, फिर तीसरा अपनाएंगे, राइट। तो इस तरीके से हम इन विवादों को ट्रस्ट में डील कर सकते हैं। जी बिल्कुल। एक और सवाल को हम शामिल करेंगे। भागलपुर से स्मृता वर्मा है। सर, वो पूछ रही हैं कि क्या ट्रस्ट का ऑडिट हर साल जरूरी है और इसे कौन कराता है? ट्रस्ट का ऑडिट एज पर लॉ तो जरूरी नहीं है, राइट, पर जनरली हम एक अच्छी ट्रस्ट में ऑडिट का प्रोविजन डालते हैं और वो ऑडिट फिनेंस के ऑडिट नहीं है। वो ऑडिट इस बात का है क्या ट्रस्टीज ट्रस्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं हस्बैंड एंड वाइफ है, मेरे 2 बच्चे हैं, हमने एक ट्रस्ट बनाई। हम दोनों के रहते हुए ये ट्रस्ट बड़ी अच्छे से चल रही है क्योंकि हम दोनों की विचार इसमें ट्रस्ट में मेल खाते। अब मेरे बाद क्या हुआ, मेरे दोनों बच्चे ट्रस्टी बन गए। अब उन्होंने उसमें हाथ मिला लिया, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू मुझे कुछ नहीं कहे, और जो हम करना चाहेंगे ट्रस्ट में करेंगे, कोई हमें देखने वाला तो है नहीं। अगर ऐसी स्थिति आती है तो जो माँ बाप का इंटेंट था ट्रस्ट बनाते हुए वो डाइल्यूट हो जाता, वो चीज नहीं होती। सपोज माँ बाप का इंटेंट ये था कि हमारे बाद हमारे दोनों बच्चों को रनिंग इनकम मिलती रहे, पर जो मूल है, जो कॉर्पस है, वो सुरक्षित रहे। क्योंकि इन दोनों बच्चों ने हाथ मिला लिया, वो कहता है आधा तू ले ले, आधा तू ले ले, और बात खत्म हो गई। पर अगर इस ट्रस्ट में मैंने एक ऑडिट का प्रोविजन डाल दिया कि हर 6 महीने में इस ट्रस्ट का ऑडिट कंपलसरी है एक इस टाइप के ऑडिटर से, जो कि अपनी रिपोर्ट ट्रस्टीज को देगा, तुम क्या चीज सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, और अगर आपने इतने टाइम में अपनी गलती का सुधार नहीं किया तो मैं ये एक्शन लेने को बाध्य हूँ एज पर द ट्रस्टी। तो मैं इंश्योर कर पाऊंगा कि मेरे बाद ये ट्रस्ट फॉलो हो। इस वजह से हम वॉलेंटरली ऑडिट का क्लॉज ट्रस्ट में डालते हैं, बहुत सारी ट्रस्ट में, पर एज पर लॉ ऑडिट कराने का कोई कंपल्शन नहीं। बिल्कुल, तो ऑडिट कराने का कोई कंपल्शन नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ट्रस्ट के चेयरमैन को कब और किस सिचुएशन में हटाया जा सकता है? देखिए मैम, एक चीज तो आप समझिए, जो चेयरमैन की पोस्ट होती है ना, ये ज्यादातर चैरिटेबल ट्रस्ट में है। जी।
इन प्राइवेट ट्रस्ट चेयरमैन नहीं होता, या तो मैनेजिंग ट्रस्टी होता है, राइट, या एक ऐसा ट्रस्टी होता है जिसपे कुछ एक्स्ट्रा पावर्स, वीटो पावर्स एटसेट्रा एटसेट्रा, वो पावर्स, राइट। अब मैनेजिंग ट्रस्टी को जनरली नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि मैं उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ। और कुछ ट्रस्ट में हमने एक और व्यक्ति अपॉइंट किया है जिसका नाम है प्रोटेक्टर। ओके। ये वो व्यक्ति है जो ये इंश्योर करता है कि ट्रस्ट ठीक से चल रही है या नहीं, और प्रोटेक्टर को राइट दिए हुए हैं ट्रस्टीज को हायर और फायर करने की, राइट। ऐसी स्थिति में वो उसको निकाल सकता है। दूसरी बात, कुछ केसेस में हम क्या करते हैं, हम बाकी ट्रस्टीज को भी पावर देते हैं कि अगर कोई ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ तो आप उसको हटा सकते हैं। तीसरा, हम कहते हैं अगर जो मेन ट्रस्टी है अगर वो इनसॉल्वेंट हो जाए, फ्रॉड में पकड़ा जाए, उस पर क्रिमिनल केसेस हो जाए, उसको जेल हो जाए, इन स्थितियों में उसको आप निकाल सकते हैं। तो मैं वो डीड में प्रोविजंस डाल सकता हूं उसको निकालने के, पर मुझे बहुत सोच समझ के ये प्रोविजन डालने पड़ेंगे, इनका मिसयूज ना हो। तो वो एक अच्छा स्टेटमेंट में आपको करके दे देगा। बिल्कुल। और सर, क्या ट्रस्ट डीड में सदस्यता और जवाबदेही पहले से ही ये तय की जाती है या इसे कभी भी कर सकते हैं? ट्रस्ट डीड में जनरली सदस्यता और जवाबदेही पहले से तय होती है, बट कई ट्रस्ट में ऑप्शंस उसको चेंज करने की रहती है टिल द लाइफ टाइम ऑफ सम पर्सन। सपोज एक व्यक्ति ने ट्रस्ट बनाई, मैंने उसमें जवाबदेही क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते उस डीड में पहले लिख दी, हर सिचुएशन में जो जो हो सकता है इस व्यक्ति की लाइफ में फ्यूचर, इसके बच्चों की लाइफ में फ्यूचर, वो सारी सिचुएशंस को लिख दिया और कहा इस सिचुएशन में ये होगा, इस सिचुएशन में ये होगा। अब ये व्यक्ति अपने जीवन काल में ज्यादातर ट्रस्ट में मैं उसको पावर दूंगा तो इसको चेंज कर सकता है कभी भी, पर जो तेरी लास्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, जो तूने मृत्यु से पहले आखिरी इंस्ट्रक्शन दी है ट्रस्ट को ऐसे होगा, वो कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये रेवोकेबल से इररेवोकेबल ट्रस्ट हो जाएगी, चेंजेबल से अनचेंजेबल हो जाएगी इस मेन व्यक्ति की मृत्यु या इनकैपेसिटेशन के टाइम। तो जनरली वो स्थितियां, जवाबदेही, कौन सदस्य होगा, ये सब लिखा होगा। पर क्या वो लिखा हुआ पत्थर की लकीरें नहीं है। जब तक मेरा मेन पर्सन जिसने ये ट्रस्ट बनाई वो अलाइव है, ज्यादातर मैं उसको पावर दूंगा इसको बदलने की, पर इस मेन व्यक्ति के बाद मैं ये पावर छीन लेता हूँ बाकी लोगों से। अदरवाइज ट्रस्ट बनाने का कोई फायदा ही नहीं है। अगर आपने सारी पावर चेंज करने का ऑप्शन अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे दिया तो अपने अभी ऐसी दे दो संपत्ति, ट्रस्ट के थ्रू क्यों देते? क्योंकि मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ उनको और संपत्ति को सुरक्षित करना चाहता हूँ उनके लिए, पर उनसे। इस वजह से मैं ट्रस्ट बना। बिल्कुल सर, ट्रांसपेरेंसी लेकिन इसमें बनी रहे उसके लिए कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको पब्लिक किया जाना चाहिए? ट्रस्ट जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको प्राइवेट रखना चाहिए, राइट। इसको पब्लिक में डालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपके फैमिली मेंबर्स को इस ट्रस्ट डीड के बारे में पता होना चाहिए, इसके प्रोविजंस के बारे में पता होना चाहिए, इसमें उनकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं और क्या ड्यूटीज हैं उनको पता होना चाहिए। कल को इसमें कुछ गलत हो रहा है तो वो क्या एक्शंस ले सकते हैं ये उनको पता होना चाहिए। तो जो जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसके साथ ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इन जनरल पब्लिक के साथ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों के सवाल आ गए हैं बड़ी संख्या में। उन सवालों को हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। चंडीगढ़ से नेहा कपूर हैं, वो पूछ रही हैं सर कि क्या किसी ट्रस्ट को बंद किया जा सकता है? ये डिपेंड करता है दो चीजों पे। एक तो बहुत सारी ट्रस्टों में टर्मिनेशन का क्लॉज होता है, किन स्थिति में ये ट्रस्ट बंद हो जाएगी। तो जनरली हम कहेंगे अगर ट्रस्ट में कुछ पैसा नहीं बचा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। जब इसका पर्पस पूरा नहीं हो सकता, जिस पर्पस से बनाई वो नहीं पूरा हो सकता किसी कारणवश, तो भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। फिर हम कुछ एज लिमिट भी डाल सकते हैं। जब मेरा यंगेस्ट चाइल्ड 50 साल का हो जाए तो मैं इस ट्रस्ट को टर्मिनेट करने की पावर देता हूँ ट्रस्टीज को, राइट। कुछ केसेस में मैं इसको और तरीके से लिख सकता हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं टर्मिनेट करने के। मैं कह सकता हूँ जब तक मेरे बच्चे जिंदा है तब तक ये ट्रस्ट चलेगी, उससे पहले बंद ही नहीं हो सकती। अगर मेरा एक भी बच्चा जिंदा है, जब मेरे सारे बच्चों की मृत्यु हो जाए
और उनके बच्चे जो यंगेस्ट चाइल्ड है उनका, उन बच्चों का, उसकी उम्र 25 साल की हो जाए, तब वो बच्चे डिसाइड करेंगे इस ट्रस्ट को आगे चलाना है या नहीं चलाना। तो टर्मिनेशन में डिटरमाइन कर सकता हूँ व्हाइल आई एम अलाइव कि तब तक चलेगी, राइट, तब तक चलेगी ये मैं पहले ही बता सकता हूँ, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। दूसरा, मैं उसमें लिखूंगा मैक्सिमम परमिटेड एज पर लॉ, तो मैक्सिमम अलाउड है एज पर लॉ, तब तक ही ट्रस्ट चलेगी। तो टर्मिनेशन के क्लॉजेज डिफाइंड है ट्रस्ट पर। अगर ये रेवोकेबल ट्रस्ट है तो जिसने ये ट्रस्ट बनाई है वो किसी भी समय बिना रीजन बताए इसको टर्मिनेट कर सकते। तो डिपेंड करता है आप डीड कैसे बनाते हो, ट्रस्ट कैसे फॉर्म करते हो, टर्मिनेशन के क्लॉजेस डालते हो, रेवोकेबल ट्रस्ट डालते हो, किन स्थितियों में डालते हो, ये आप डिसाइड करोगे जब आप डीड बनाओ। जी सर, क्या ऐसा भी होता है कि ट्रस्ट, मान लीजिए कि ज़्यादा मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि बहुत लंबी वो नहीं चल पाई और इसे पहले ही बंद करना पड़ा, सर क्या ऐसी भी कोई सिचुएशन रहती है? आपने जिन बच्चों के लिए बनाई वो बच्चे ही नहीं जीवित, उनका कोई बच्चा ही जीवित नहीं है, राइट। इस ट्रस्ट के पैसे ही खत्म हो गए, राइट, तो ट्रस्ट क्या करेगी, राइट। तो बहुत सारे रीजन हो सकता है कोर्ट का कोई ऑर्डर आ गया कि आपको एक ट्रस्ट बंद करनी पड़ेगी और पैसे बांटने पड़ेंगे, तो वो सब तो फ्यूचर अनसर्टेन है। पर उन सब स्थितियों में क्या क्या होगा वो डीड में लिखा होगा ऑलरेडी, बिल्कुल, राइट। तो समय से पहले बंद हो सकती है, बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है जो बंद हो जाए। बिल्कुल। सर, क्या एस्टेट प्लानिंग में ट्रस्ट सबसे सुरक्षित मॉडल है या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है? ऑप्शंस बहुत सारी हैं, पर उन ऑप्शंस का अगर कोई राजा है तो प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट। जो आप सोच सकते हैं ना अपनी लाइफ में या अपनी लाइफ के बाद, मैं वो इंश्योर कर सकता हूं कि आपके बाद वो ऐसे ही हो, और वो कर खाली ट्रस्ट में सकता हूं, और कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं जिसमें मैं कर सकूं। और हम बार बार दर्शकों को याद दिला दें, हम प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, हम किसी चैरिटेबल ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे। ये एक ऐसी ट्रस्ट है जो आपके परिवार के बेनिफिट या उनकी भलाई के लिए क्रिएट करी गई। तो ये ट्रस्ट बेस्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस प्लानिंग है, इंडिया में नहीं, ग्लोबली, ग्लोबली, राइट। बाहर के डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है। इंडिया में धीरे धीरे इसकी जागरूकता बढ़ती जा रही है, ज्यादा लोग इसको बनाने लगे हैं। तो इसी वजह से आप इस टाइप की चीजों को अब ज्यादा सुनते हैं न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, क्योंकि इट्स बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, अगर कोई छोटा परिवार है और उसे अपने स्तर पर, अपने लेवल पर ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराना है, सर वो कैसे करा सकते हैं? सबसे पहले ट्रस्ट डीड बनाएं। हम ट्रस्ट डीड में कॉर्पस डालते हैं, इनिशियल कॉर्पस, और जनरली ये कॉर्पस 10,000 रुपये होते हैं, क्योंकि स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ती है इनिशियल कॉर्पस पे, विच इज 5%। ज्यादातर स्टेट में 5% की स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो 10,000 रुपये में 500 रुपये का खर्चा हुआ, आप 500 रुपये का स्टैम्प पेपर इस ट्रस्ट डीड को की कॉपी निकालिए, राइट, और इसको सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर करते हैं। सब रजिस्ट्रार ट्रस्ट को रजिस्टर करेंगे और इसकी रजिस्टर्ड कॉपी आपको दे देंगे। इस रजिस्टर्ड कॉपी को जब आप इनकम टैक्स अथॉरिटी में इसकी कॉपी भेजोगे, इसकी फोटो कॉपी भेजोगे सेल्फ अटेस्टेड, और आप इसका पैन कार्ड अप्लाई करोगे, जैसी रजिस्टर्ड कॉपी और पैन कार्ड आपके पास आया, अब आप बैंक अकाउंट्स खोलने के लिए एलिजिबल हो। आप नॉर्मल करंट सेविंग अकाउंट खोल सकते हो, आप डीमैट अकाउंट्स खोल सकते हो, और जब ये दोनों चीजें आप खोल लोगे, अब ट्रस्ट रनिंग है। अब अपनी संपत्ति ट्रांसफर करना शुरू करो, फाइनेंशियल एसेट्स और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स, है ना, अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज आप ट्रांसफर कर सकते हो इस ट्रस्ट में। अब ये ट्रस्ट एलाइव है, जैसे इसका बैंक अकाउंट, पैन नंबर आया और डीमैट अकाउंट्स आया, तो आप इसको कर सकते हो आप पूरा। बिल्कुल, तो ये पूरा प्रोसेस है ट्रस्ट को रजिस्टर्ड करवाने का। सर, एक आखिरी सवाल कि अगर किसी फैमिली को विवादों से बचना है, अपनी संपत्ति सही हाथों में सौंपनी है, तो कैसे वो एस्टेट प्लानिंग शुरू कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो सोचिए कि मेरे बाद क्या क्या हो सकता है, राइट। और इसमें ना वर्स्ट सोचिए
बेस्ट मत सोचिए, क्योंकि एस्टेट प्लानिंग का एक रूल है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गुड विल हैपन। तो बुरा सा बुरा क्या हो सकता है वो सोचिए, और आप इस बुरे से बुरे को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, राइट। इसमें से कुछ डिसीजन कंट्रोवर्शियल होंगे, पर वो डिसीजन आपके परिवार के लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए दिए जा रहे हैं, बिल्कुल। राइट। तो पहले तो ये है कि आप सोचिए क्या क्या हो सकता है। दूसरा, अपने सारे एसेट्स की लिस्ट बनाएं और सोचें मैं अपने बाद ये किसको देना चाहता हूँ। और देने चाहने में दो बातें हैं, मैं इसको यूज किसको देना चाहता हूँ और इसका कंट्रोल किसको देना चाहता हूँ। और ये दोनों अलग अलग व्यक्तियों को दिया जा सकता है, कि मेरे वाइफ कंट्रोल कर रही है पैसे मेरे बच्चे के लिए, राइट। तो दोनों चीज सोचने, लोग उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कई बार कंट्रोल एक को देना और एसेट दूसरे को देने में फायदा होता है, आप वो सोचिए। फिर सोचिए, अगर जिस व्यक्ति को मैंने दिया अगर उसको कुछ हो गया तो मैं किसको देना चाहता हूँ। तो प्राइमरी बेनिफिशियरी और सक्सेसर बेनिफिशियरी की आप लिस्ट उसी एसेट के सामने बनाए। अब आपके पास एक मूलभूत प्लान आ गया सामने कि मैं ये करना चाहता हूँ। अब एक एक्सपर्ट से मिलिए कि मैं ये चाहता हूँ, राइट, और मैं ये कैसे इंश्योर कर सकता हूँ। तो उसमें वो कागज बनेंगे, डिफरेंट डॉक्यूमेंट बनेंगे, विल बनेगी, ट्रस्ट बनेगी, या किस टाइप की ट्रस्ट बनेगी, क्या क्या उस ट्रस्ट में प्रोविजन होंगे, ये आपको एक एक्सपर्ट बता देगा। एक्सपर्ट आपको ये भी बताएगा, आपने दो स्थितियां तो सोची, इसके अलावा क्या स्थितियां हो सकती हैं वो हम बताते हैं आपको, राइट। तो जिससे कि आप ये इंश्योर कर पाए कि मैं अपने बाद जितनी भी मेरे परिवार की पॉसिबल वीकनेसेस या कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी, मैंने उनका सॉल्यूशन आज ही क्रिएट कर दिया है, जिससे कि आपकी संपत्ति उसी को मिलेगी जिसको आप चाहते हैं, उसी समय मिलेगी जिस समय आप चाहते हैं, उसी तरह से मिलेगी जिस तरह से आप चाहते हैं, और उतनी ही मिलेगी जितनी आप चाहते हैं। और इसके अलावा एक और, वो वैसे ही इस्तेमाल कर पाएगा जैसे आप चाहते हैं, राइट। तो आप ये सब चीजें इंश्योर करते हो फ्रॉम अ प्रॉपर एस्टेट प्लानिंग। इसीलिए ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम लोग संपत्ति क्रिएट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं, पर उसको सुरक्षित कैसे करना है और उसको अगली पीढ़ी तक कैसे पहुंचाना है, हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। एक लेवल संपत्ति की होने के बाद ना, दैट बिकम्स अ मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि मेरे बाद इसका क्या होगा, मैं इसे सुरक्षित कैसे करूं। ये एस्टेट प्लानिंग निर्धारित करता है। बिल्कुल। और अभी तक अगर आपने एस्टेट प्लानिंग नहीं की है, सही समय यही है, अभी से आपको इसकी जो तैयारी है वो कर लेनी है और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी है। सर बहुत शुक्रिया आपका। कहते हैं भरोसे पर ही रिश्ते टिके होते हैं और ट्रस्ट उसी भरोसे की कानूनी मिसाल है। अगर इसमें दरार आ जाए तो न संपत्ति सुरक्षित रहती है न परिवार। इसलिए एस्टेट प्लानिंग कोई विलासिता नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। सही सलाह सही समय पर सही दस्तावेजों के साथ अगर प्लानिंग की जाए तो आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासती नहीं विश्वास भी छोड़ा जा सकता है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।